हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल वरना स्टडी पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एथिक्स के टॉपिक की। एथिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा केस स्टडी जो यूकेपीएससी का मेंस का पेपर 7 है, जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स। ओके स्टूडेंट, तो इसमें एथिक्स में एक दो लेक्चर अभी आपको करा दिए गए हैं। और देखिए स्टूडेंट, एथिक्स के यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स और एंड टॉपिक्स के साथ में लास्ट में आपका एक केस स्टडी यूकेपीएससी में पूछा जाता है। यूकेपीएससी के साथ ही साथ हम देखते हैं कि यूपीएससी में भी इससे केस स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये सेक्शन। यूपीएससी, यूकेपीएससी, यूपीपीसीएस या अदर स्टेट की कोई भी आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, स्वयं पीसीएस सारे एक ही होते हैं, कुछ अलग नहीं होता है। बस आपकी एक राज्य की एक नॉलेज वहाँ पे चेक करी जाती है किसी राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा, जहाँ का भी आप पीसीएस देने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी के बारे में कि एक्चुअल में केस स्टडी क्या है, केस स्टडी को आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए। और अभी हम एक केस स्टडी सॉल्व करके देखेंगे और देखेंगे कि ट्रेंड में आजकल हमें किस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी और यूकेपीएससी के एग्जाम्स में केस स्टडी से पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। स्टूडेंट, लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए चैनल को और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट, केस स्टडी हमारा क्या है। केस स्टडी एक तरीके का जो केस स्टडी है ये कुछ आपका थ्योरेटिकल तरीके का या कुछ अलग आपका बुक की नॉलेज ये जहाँ पे चेक नहीं करता है। ओके, केस स्टडी मतलब आप अगर आप अपने ऊपर खुद पे लागू करके देखिए कि आपको कोई एक ऐसी सिचुएशन दे दी जाएगी जहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, एक क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। ओके, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आप इस विभाग के अधिकारी हैं या सोचो कि आप इस विभाग के कर्मचारी हैं या आप यहाँ के सरपंच हैं या आप इस कंपनी में सीईओ के पद पर हैं या इंजीनियर हैं। मतलब आपके पास कोई एक ऐसे तरीके का एनवायरनमेंट या सिचुएशन आपको क्रिएट कर दी जाएगी कि जहाँ पे आपको क्या करना है, आपके ऊपर एक संकट आ चुका है, आपको के पास एक प्रॉब्लम है, आपके सामने एक दुविधा है और आपको उस दुविधा से निपटना है। आपको एक प्रॉब्लम दी है, आपको वहाँ पे क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। या सरल शब्दों में हम कहना चाहें तो केस स्टडी क्या है, आपकी यहाँ पे डिसीजन मेकिंग है। ओके, केस स्टडी आपको यहाँ पे इसलिए दी जाती है सिविल्स के एग्जाम में कि वहाँ पे आपकी चेक हो सके डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी कि आप यहाँ पे किस तरीके के अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं। दैट मीन्स आपकी निर्णय लेने की योग्यता। कुछ और ना हो कि केस स्टडी हमारी क्या है स्टूडेंट की निर्णय लेने की आपकी योग्यता यहाँ पे क्या है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस स्टडी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी कई तरीके की। ओके, यहाँ पे केस स्टडी हमारी देखिए, केस स्टडी आपको इंडिविजुअल भी मिल सकती है। ओके, जो आपके ऊपर लागू होती है इंडिविजुअल। केस स्टडी आपको सोशल भी मिल सकती है। ओके, कि समाज के किसी वर्ग के लिए या किसी समूह के लिए। केस स्टडी आपको यहाँ पे उस तरीके से भी मिल सकती है कि अगर ऑफिशियली भी मिल सकती है कि आप किसी विभाग में हैं, वहाँ पे आपको विभाग के से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है। ओके, किसी भी तरीके की आपको पर्सनली मिल सकती है, सोशली मिल सकती है। तो केस स्टडी के क्या है, यहाँ पे कई तरीके की टाइप्स हैं। केस स्टडी हमारी एक हम देखें तो एक लेंथी भी होती है और थोड़ा कुछ केस स्टडी ऐसी होती है कि ट्रिकी भी होती है। तो हमें यहाँ पे केस स्टडी का कुछ ना हटके ना हो कि यहाँ पे क्या है कि हमारी एक निर्णय लेने की योग्यता क्या है। अगर हम किसी समस्या में हैं, हमारे पास कोई समस्या आ चुकी है, तो हम उस समस्या का अपना समाधान किस प्रकार ढूंढते हैं, यही हमारी होती है केस स्टडी। और देखिए स्टूडेंट, समाधान में भी क्या है कि समाधान में भी आपका ऐसा नहीं है कि समाधान आपका हो सकता है आपका एकदम परफेक्ट ही निकल के आए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि केस स्टडी आपको वहाँ पे इस तरीके की मिल जाती है कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है वहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना। तो यहाँ पे आपका समाधान एकदम ओके ना होके आपको क्या करना है, सही समाधान की तरफ जाना है। ठीक है, सही समाधान की तरफ आपको जाना है। आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आपको जो समाधान लेना है वो आपका कैसा हो, उसमें सही हो,
सही की ओर जाए। ठीक है, तो समस्या क्या है, आपका समाधान लेना है। समस्या जो भी है आपकी, उसमें आपको नैतिकता आपकी होनी चाहिए। नैतिकता के रूप में आपके अंदर एक नैतिकता का गुण होना चाहिए, और वही नैतिकता आपको ले जाएगी किसकी ओर, सही समाधान की ओर। तो यहाँ पे हमारी केस स्टडी यही है स्टूडेंट, कुछ और ना होते हुए कि केस स्टडी में क्या है, आपकी निर्णय लेने की योग्यता को देखा जाता है। समझ रहे होंगे आप सभी लोग, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको कोई भी एक चीज दे दी गई है आपके सामने, एक आप खुद से हैं, आपके सामने एक जो वहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो यूकेपीएससी में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सेक्शन आपका बी है, ओके, सेक्शन बी, सेक्शन ए हमारा किससे है, मैथमेटिक्स से आती है, उसमें सेक्शन बी आपका यहाँ पे पार्ट 4 में भाग 4 है जो आपका, उसमें आपकी 250 वर्ड्स की केस स्टडी पूछी आपसे जाती है। 250 वर्ड्स, और ये हमारे कितने मार्क्स का है, 16 मार्क्स का है। तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है यहाँ पे स्टूडेंट ये, और जिन कैंडिडेट्स की वहाँ पे अगर किसी का मैथमेटिक्स में अगर लो है, तो एथिक्स में अगर वो अच्छा करते हैं तो यहाँ पे अपना स्कोर जो है 200 से अच्छा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 80 मार्क्स का एथिक्स है हमारा, और हमारा 120 मार्क्स का क्या है, मैथ्स है। मैथ्स में भी अगर आपने मेरे कराए हुए लेक्चर देखे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग कम स्कोर करेंगे, क्योंकि मैंने जो बहुत जो इम्पोर्टेंट और जो लेंथी टॉपिक्स थे, जिसमें से आपके ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड क्वेश्चंस यूकेपीएससी में पूछे जाते हैं, अगर आपने वो मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो देखिए स्टूडेंट, आपके 50 to 60 मार्क्स इजीली यहाँ पे कोई भी स्कोर कर सकता है। ओके, उससे ज़्यादा तो आप कर ही सकते हैं, बट अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं तो आप इतने मार्क्स आराम से वहाँ पे ला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 60 मार्क्स केस स्टडी का मिलेगा। केस स्टडी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी, कोई भी केस स्टडी मिलेगी वहाँ पे। आप देखिए स्टूडेंट की जो एथिक्स में आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, एथिक्स में जो भी आपके टॉपिक्स हैं, आपके अंदर अगर आप एक लोक सेवक हैं, तो आपके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, सत्यनिष्ठा का गुण होना चाहिए, ठीक है, वस्तुनिष्ठता आपके अंदर होनी चाहिए, नैतिकता अंदर आपकी होनी चाहिए, आपके अंदर एक आपको अंतःकरण की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। अंतःकरण की आवाज़ ये होती है स्टूडेंट कि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, मान लीजिए मैं हूँ अगर किसी विभाग की, मैं कोई बहुत बड़ी अधिकारी भी हूँ, ठीक है, उस पद पर मेरी एक योग्यता है, मैं वहाँ पे मैंने वो क्वालिफाई किया है, मैं वहाँ पे गई हूँ, बट मुझे ये चीज़ नहीं भूलनी है कि अगर मैं उतने बड़े पद पर हूँ तो मुझे किसी वर्ग के बारे में या किसी प्रॉब्लम के बारे में नहीं ध्यान देना है या उसे लाइटली लेना है। मुझे अपने अंतःकरण की आवाज़ भी सुननी है। मुझे अगर मेरा मन कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी केस स्टडी है कि हमारा मन उसके लिए हमें क्या आवाज़ दे रहा है, तो अंतःकरण की आवाज़ आपने देखा होगा, ये हमारा क्या है, इसमें सिलेबस में मेंशन भी है टॉपिक, ठीक है। वो हमारी वही होता है कि हमारे मन से हमारी आत्मा क्या कह रही है, हमें हमारी आत्मा हमसे क्या कहना चाह रही है, क्योंकि दिमाग हमारा कई तरीके से कुछ हमें अलग क्या करता है, इंक्लूजन देता है, बट यहाँ पे हमारे एक अंदर से एक आत्मा की आवाज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, सत्यनिष्ठता है, वस्तुनिष्ठता है, ईमानदारी है, हमारे खुद के मूल्य हैं, नैतिकता है, नीति शास्त्र है, सारी ही चीज़ें हमें क्या कर देनी है, इस केस स्टडी में डाल देनी है। और अगर हमारे अंदर नैतिकता का एक गुण है तो हम बहुत अच्छी तरीके से अब हमें जो भी समस्या मिलती है उसका हम समाधान ढूंढ सकते हैं, सही समाधान की ओर हम जा सकते हैं। सही समाधान अगर हमें अपना आंसर नहीं भी मिल पा रहा है, ऐसी भी कोई दुविधा है, तो हम कोशिश तो कर सकते हैं एटलीस्ट कि हम उसके लिए कुछ अच्छा कर पाए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ अच्छा ही करना है। अगर केस स्टडी हमें मिलती है समाज के किसी वंचित वर्ग से संबंधित, किसी गरीब वर्ग से संबंधित, तो यहाँ पे हमारा यही चीज़ का एक यूज़ होता है स्टूडेंट कि हमारी अंतःकरण की आवाज़ क्या कहती है, हमारी नैतिकता हमें क्या कहती है। क्योंकि कई बार हमारा क्या होता है, जो हमारे रूल्स होते हैं, ओके, जो हमारे रूल्स होते हैं या जो हमारे कानून होता है, कानून या रूल्स में कई तरीके की ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको, अगर आप किसी पद पर हैं तो आप किसी अगर वंचित वर्ग के लिए कुछ करना चाहते हैं, कोई ऐसा इंसान आपके सामने आता है तो आपको रूल्स के कारण वो आप मजबूर हो जाते हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। बट यहीं पे आपकी क्या काम आती है, नैतिकता काम आती है, आपका एथिक्स आपका यहीं पे काम आता है
कि अगर आप उसे एथिक्स के नज़र से उसे देखें तो आप फिर उसके लिए क्या करना चाहते हैं, आप उसके लिए जरूर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कि रूल्स और नैतिकता हमारा कभी कभी क्या हो जाते हैं, ऐसे भी क्रिएट हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं, ठीक है। बट हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें इन दोनों को ही साथ लेते हुए चलना है, हमें अपनी समस्या का समाधान करना है। हम अगर किसी कोई सिविल सेवक हैं तो हमारी खुद से जो अपेक्षाएं हैं और जो दूसरे हमसे अपेक्षा करते हैं, हमें उन अपेक्षाओं की पूर्ति करनी है। हमें अपने पद का ध्यान रखना है, हमें सारे रूल्स और रेगुलेशन का पालन करना है, साथ ही साथ हमारे अंदर जो एथिक्स है, हमारी जो इंटीग्रिटी है, उसका भी हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना है, ताकि अगर आपके पास कोई भी इंसान आता है, कोई ज़रूरतमंद आता है, तो वो आप वहाँ पे निराश होकर बिल्कुल ना जाए। क्योंकि अगर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ज़रूरतमंद, कोई भी समाज के वंचित वर्ग से कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई महिला है, कोई बच्चा है, कोई गरीब इंसान है, कोई बेगर है, अगर कोई भी आपके पास आ रहा है तो ये मान लीजिए स्टूडेंट की एक उम्मीद है उसके अंदर, एक आशा की एक किरण लेके वो आपके पास आया है, और जहाँ पे उम्मीद होती है वही उसी रास्ते पे इंसान जाता है। तो कोशिश करिए, चाहे आप सिविल सेवक हैं नहीं है, एथिक्स का ये गुण, एथिक्स की ये क्वालिटी अगर कोई भी आपके पास आ रहा है, आपके अंदर जितनी अपनी योग्यता है, जितनी अपनी काबिलियत है, आप उसकी मदद कीजिए। ओके, कोई गलत आपको तरीका नहीं अपनाना है, तरीके सारे सही होते हैं। पर अगर हम कोई अच्छी चीज करना चाहें तो हो सकता है कि अगर हम वहाँ कोई वो रूल्स, अगर हमें उसके लिए कुछ करने को मना कर रहा है, तो हो सकता है कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास हो, उस ऑप्शन की ओर हमें जाना है। तो यही है केस स्टडी स्टूडेंट, और कुछ ना होते हुए चलिए अब हम एक केस स्टडी ले लेते हैं और देखते हैं कि ये केस स्टडी हमारी यूपीएससी में आई है, इसे हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। और साथ ही साथ स्टूडेंट यूकेपीएससी में भी इसी तरीके की केस स्टडी हमारी पूछी जाती हैं। तो आइए मैं एक केस स्टडी आपसे डिस्कस करती हूँ, और आई होप इसके बाद आपको केस स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा और बहुत अच्छे से आप केस स्टडी वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड, एक केस स्टडी मैंने ऑन बोर्ड मेंशन कर दी है। अब हमारे सामने एक कंडीशन है, एक केस स्टडी है। ये आज केस स्टडी का फर्स्ट लेक्चर है और हमारी ये फर्स्ट केस स्टडी है। ऐसे आगे मैं आपसे और भी केस स्टडी डिस्कस करूँगी। तो आज की केस स्टडी में हम देख लेते हैं कि हमारी एक जो हमें समस्या मिली है, ऐसे ऑफिसर हमारे सामने कोई एक समस्या आ गई है, यही हमारी केस स्टडी है। और इसे सॉल्व करने के लिए देखिए स्टूडेंट, हमारे पास 3 क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कोई भी केस स्टडी सॉल्व करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपना जो क्वेश्चन में हमें केस दिया गया है उसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और उसे लागू करेंगे अपने खुद के ऊपर कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं। फिर देन वी विल रीड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ऑप्शन, ठीक है। जो भी केस स्टडी के क्वेश्चंस हमें पुट किए गए हैं कि 1, 2, 3 करके, उन सभी को हमें क्या करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है। और साथ ही साथ में उसमें हमें अपना भी एप्टीट्यूड, अपना दृष्टिकोण वहाँ पे रखना होता है। तो कोशिश करिए डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी हो इन सभी केस स्टडी में। और अगर आपके अंदर खुद से एक वैल्यूज़ हैं, खुद से आप वैल्यूएबल पर्सन हैं, तो डेफिनेटली आप इस 16 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडी 1 ऑफ टुडे एंड वी विल रीड फर्स्ट द केस स्टडी ऑफ क्वेश्चन की क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ओके, और ये केस स्टडी मैंने ली है, ये यूपीएससी के सीएससी के एग्जामिनेशन में 2016 के बेस के पेपर में आई है। पेपर 4 वहाँ एथिक्स का होता है और यहाँ हमारी यूकेपीएससी में पेपर 7 हमारा एथिक्स में है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए केस स्टडी पढ़ लेते हैं। केस स्टडी में हमारा लिखा है, आप एक सरकारी कार्यालय में अपने विभाग के निदेशक के सहायक के रूप में कार्यरत एक युवा ईमानदार एवं निष्कपट कर्मचारी हैं। यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि आप क्या हैं, आप एक सरकारी विभाग में, कार्यालय में एक सहायक के रूप, निदेशक के सहायक के रूप में, आप वहाँ पे निदेशक नहीं हैं, आप वहाँ पे बड़े अधिकारी ना होके उस निदेशक के अंडर में हैं। ओके, उस निदेशक के सहायक के रूप में हैं कार्यरत एक युवा ईमानदार एवं निष्कपट कर्मचारी हैं। आप बहुत अच्छे हैं जहाँ पे आपको वहाँ पे रखा गया है केस स्टडी में। जैसा कि आपने अभी पद ग्रहण किया है, भाग्यवश आपका उच्चस्थ बहुत दयालु एवं आपको प्रशिक्षित करने के लिए तैयार है। आपने क्या किया है, आपने अभी ज्वाइनिंग आपने अपने ली है, आपके निदेशक के सहायक के रूप में आपने वहां पे पदभार अपना ग्रहण किया है। और अभी देखिए आपको कुछ नहीं आता है, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने एक नए कार्यालय में ज्वाइन किया है।
तो आपका आपकी भाग्यवश आपका जो उच्चस्थ है, ओके, आपका जो अधिकारी है वहाँ पे, वो क्या है, जो आपका निदेशक है वहाँ पे, वो क्या है, बहुत दयालु है और आपको प्रशिक्षित करने के लिए भी तैयार है। बहुत अच्छा व्यक्ति है, दयालु है, काइंड हार्टेड है और आपको क्या है कि वो आपको ट्रेन करने के लिए तैयार है, रेडी है, ओके। वह बुद्धिमान एवं पूर्ण जानकार है जिसे विभिन्न विभागों का ज्ञान है। वो क्या है, बुद्धिमान भी है, पूर्ण जानकार भी है, उसे विभिन्न विभागों का ज्ञान है। आप भी अपने बॉस का सम्मान करते हैं, जैसा कि आपके साथ बॉस के साथ संबंध अच्छे हैं, आप भी उसका व्यवहार आप भी उसका सम्मान करते हैं। वो भी एक अच्छा व्यक्ति है, आपको ट्रेन करने के लिए तैयार है। आपके साथ बॉस के संबंध क्या हैं, अच्छे हैं, वो आप पर निर्भर रहने लगा है। धीरे धीरे क्या होने लगा है, आपके जो उसके साथ व्यवहार है, आपके जो संबंध है अपने बॉस के साथ अच्छे हो गए हैं। वो भी आपको भी काम समझ में आ रहा है और वो भी आप पे आप डिपेंडेंट रहने लगा है। जनरली हम डिपेंड हो जाते हैं अपने अधीनस्थ पे तब होते हैं जब आपका वो अधीनस्थ कर्मचारी अच्छा हो, ओके, एक उसका व्यवहार अच्छा हो, ट्रस्ट करने लायक हो। वो ट्रस्ट उस पर तभी होता है जब कि उसे सारा विभाग का अपना जो काम है अच्छे से आता हो। आप उसे कोई कार्य देते हैं, आप उसे कोई लेटर बनाने को देते हैं, आप बेफिक्र उसे अपना काम दे सकते हैं ऑफिस का, क्योंकि अब आप जानते हैं कि वो अब आप अपना जो कार्य है उसमें अब अच्छे से ट्रेंड हो चुका है, उसे सारी नॉलेज आ चुकी है। तो आपका बॉस क्या है, आप पर पूरा विश्वास करने लगा है, निर्भर रहने लगा है। एक दिन उसका स्वास्थ्य खराब होता है, खराब स्वास्थ्य के कारण उसने आपको कुछ आवश्यक कार्य पूरा करने के लिए अपने आवास पर बुलाया उसने, ठीक है। आपके बॉस का स्वास्थ्य खराब है, वो ठीक नहीं है, ऑफिस नहीं आया है, उसने कोई महत्वपूर्ण विभागीय कार्य से आपको उसके आवास पर बुलाया है। आपके बॉस ने, हाँ, आप उनके आवास पर पहुंचने एवं घंटी बजाने से पूर्व आपको जोर जोर से चिल्लाने का शोर सुनाई दिया। आप उनके आवास पे पहुंचे और आपने घंटी बजाने से पूर्व ही आपको जोर जोर से किसी के वहां पे चिल्लाने का शोर सुनाई दिया। आपके बॉस ने उसके बाद दरवाजा खोला, आपको वेलकम किया, आपको अंदर बुलाया और आपको विभागीय कार्य की जानकारी दी, ठीक है। आप पहुंचे, गेट पे डोर पे पहुंचे, डोरबेल बजाने से पहले ही आपको उनके घर से बहुत ज़्यादा हल्ला शोर सुनने की आवाज़ आई। उसके बाद आपका बॉस आया, उसने दरवाज़ा ओपन किया, आपको अंदर बुलाया, आपका वेलकम किया और आपको वहाँ पे बुला के जो विभागीय कार्य था उसकी जानकारी दे दी। ठीक हो गया यहाँ तक। परंतु अब देखिए, परंतु आप एक औरत की रोने एवं चीख पुकार से निरंतर व्याकुल रहे। अब देखिए, हम इंसान हैं, ठीक है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। तो जनरली ये होता है कि समाज में कई तरीके की सिचुएशन होती है। आप जा रहे हैं, आप किसी के घर पे जा रहे हैं, कोई कार्य के लिए जा रहे हैं, बट आपने वहाँ पे ऐसा सुन लिया है कि एक औरत है जो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है, चीख रही है, पुकार रही है हेल्प के लिए, ठीक है। वो सब कुछ आपने सुन लिया है। तो आप खुद से समझिए ये चीज़ कि अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, कोई किसी की आपने रोने की और चीख पुकार की आवाज़ सुन ली है, तो क्या उसके बाद आप फोकस होके अपने कार्य को कर पाएंगे? या उस कार्य को, जिस कार्य के लिए गए हैं आप, क्या उस कार्य को आप अच्छे से सुन पाएंगे? ये सारी चीज़ें हैं। कुछ तो ऐसे केस स्टडी होती है स्वयं की जहाँ पे पढ़ते ही खुद से भी भावुक हो जाता है इंसान, और ये केस स्टडी कुछ उसी टाइप की केस स्टडी है यहाँ पे, ठीक है। आपने एक औरत की आवाज़ सुनी है रोने की, चीख पुकार से, निरंतर आप क्या रहे, व्याकुल रहे, क्योंकि हम, अगर हमारा हृदय अच्छा होता है ना स्टूडेंट, तो हम अगर किसी को रोते हुए देखते हैं, किसी की परेशानी देखते हैं, तो वो हम खुद पे भी महसूस करते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखिए, अंत में आपने अपने बॉस से पूछ लिया उसके बारे में, जो भी हुआ था वहाँ पे, जो आपने सुना, बट आपके बॉस ने आपको कोई संतोषप्रद आपको जवाब नहीं दिया, ठीक है। आपके बॉस ने आपको कुछ भी संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। अगले दिन आपने कार्यालय में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, तो आपको मालूम हुआ कि आपके बॉस का जो है घर में अपनी पत्नी के साथ व्यवहार बहुत खराब है। आपने अगले दिन, आप इच्छुक थे, आपने पूछने की, इधर उधर पता करने की कोशिश करी होगी डेफिनेटली, क्योंकि आपने सुना है रोने की आवाज़, तो आपको व्याकुल तो रहे होंगे आप रात भर। तो उसके बाद आपको ये पता लगा कि आपका जो बॉस है वो घर में अपनी पत्नी के साथ उसका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी करता है। उसकी पत्नी ठीक से शिक्षित नहीं है, ठीक है। उसकी पत्नी क्या है, ज़्यादा शिक्षित नहीं है, वह एक बहुत ही साधारण सी और सरल स्वभाव की महिला है। आप देखते हैं बॉस कार्यालय में अच्छा व्यक्ति है, परंतु घर पर वह घरेलू हिंसा में संलिप्त है। आप क्या देख रहे हैं कि आपका बॉस वैसे तो अच्छा व्यक्ति है, कार्यालय में बहुत अच्छा है, सब उसे अच्छा मानते हैं,
पर वो घर में कैसा है, घर में उसका एक अलग ही कैरेक्टर है, एक उसका घर में एक अलग ही बिहेवियर है, एक वो अलग इंसान है घर पर, और वो घर में घरेलू हिंसा में संलिप्त है अपनी वाइफ के साथ। इस स्थिति में आपके सामने निम्नलिखित विकल्प बचे हैं, विश्लेषण कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है कि आपको क्या दिया गया है, आपको विकल्प इसके बारे में दिए गए हैं। आपको क्वेश्चन में, आप किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक तो आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, पैरा दे दिया जाएगा, आपको लिखने के लिए आ जाएगा कि आप इसके बारे में क्या करेंगे, लिखिए 250 शब्द। तो वहाँ पे क्या है, आपको अपनी तरीके से जो आपको समझ में आ रहा है वो आप लिखेंगे, जितना ज़्यादा समाधान करने की कोशिश करेंगे वो सोचेंगे, 250 वर्ड्स में लिख देंगे। बट इन तरीके के क्वेश्चन में ओके, यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे यूकेपीएससी के जो हमारा यहाँ पे यूकेपीएससी का एग्ज़ाम 2016 में पेपर हुआ था मेंस का, तो वहाँ पेपर 7 में भी आपके इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। कि आपको एक पैरा दे दिया जाएगा, केस स्टडी दे दी जाएगी, उसके बाद आपको 2-3 वहाँ पे 3 विकल्प मिल जाएंगे। ऑब्वियसली 3 ही मिलते हैं, 2 तो नहीं मिलता है, तो 3 आपको वहाँ पे विकल्प दे दिए जाएंगे। तीनों ही विकल्प के बारे में आपको लिखना है, डिस्क्राइब कर देना है, छोड़ना नहीं है। तीनों ही विकल्प आपको लिखने हैं 250 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स का आपको कंप्लीट इसे करना है। तो देख लेते हैं कि ये आपकी स्थिति है। आपने केस को अच्छे से आप समझ लिया होगा। आपने पढ़ते पढ़ते ही ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते ही हम फील करने लग जाते हैं। समझिए ये हमारे साथ हुआ है, ठीक है। हम वो कर्मचारी हैं जिसने अभी ज्वाइन किया है, अपने बॉस के साथ है, वो ट्रेनिंग लिया है, आपका और आपके बॉस का बिहेवियर बहुत अच्छा है। एक दिन वो आपको घर पे बुला देता है, और घर पे बुलाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है वो हमने सारा इस केस स्टडी में देख लिया। अब क्या है, आपके पास 3 ऑप्शन हैं, 3 परिस्थितियां आपको दे रखी हैं, आपको उनके बारे में लिखना है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। पहले वाली जो आपको ऑप्शन दिया है उसमें ये लिखा है कि इसके बारे में सोचना छोड़ देंगे क्योंकि यह बॉस का व्यक्तिगत मामला है। क्या कहा है स्टूडेंट कि आप इसके बारे में सोचना छोड़ देंगे। तो सबसे पहले क्या है, आप देखिए केस स्टडी आप करेंगे, केस स्टडी के बारे में जो भी आपने पढ़ा है उसे थोड़ा सा समराइज करके 3-4 लाइन में उसका इंट्रोडक्शन वहाँ पे लिख दीजिए। सबसे अच्छा तरीका है केस स्टडी को सॉल्व करने का। थोड़ा बहुत आपने उसके बारे में समराइज करके इंट्रोडक्शन में दे दिया, देन स्टार्ट विद योर पॉइंट्स। जो भी आपको पॉइंट दिए हैं इन क्वेश्चन, उसको आप 1 बाय 1 करके लिखिए। पॉइंट आपने पहला लिखा कि इसके बारे में सोचना छोड़ देंगे क्योंकि यह बॉस का व्यक्तिगत मामला है, डैश लिखिए, उसके बारे में लिखिए। और हमेशा कोशिश करिए कि कोई भी केस स्टडी में आप ऑप्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं केस स्टडी में, ठीक है, तो जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कभी आपको ऑप्शन अच्छा मिलेगा तो हो सकता है कभी वो ऑप्शन बेकार भी होगा। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके बारे में सोचना छोड़ देंगे क्योंकि यह बॉस का व्यक्तिगत मामला है। अब कोई बहुत अच्छी चीज़ तो है नहीं ये जो हमें परिस्थिति हमारे सामने आई है और हमें जो क्वेश्चन दिया है, बट यू हैव टू डिस्क्राइब इट। ओके, आपको दिया है तो आपको डिस्क्राइब भी करना है। कभी भी आप कोई भी ऑप्शन ले रहे हैं, आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसकी आपको पॉजिटिव चीज़ें भी लिखनी है, उसकी आपको निगेटिव चीज़ें भी लिखनी है। दैट मीन्स व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग एनी ऑप्शन, ओके, डैश करके आप लिख रहे हैं, देन यू हैव टू राइट उसके सकारात्मक परिणाम क्या है। आप इस क्वेश्चन पे गए हैं, इस ऑप्शन पे गए हैं, तो इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी होंगे। आप इस क्वेश्चन पे गए हैं तो डेफिनेटली इसके कुछ क्या होंगे, नकारात्मक परिणाम भी होंगे। तो यही आपको करना है, यही आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है इन केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए। और यकीन मानिए अगर आप इस तरीके से करेंगे, कोई भी आप ऑप्शन लिख रहे हैं, फर्स्ट में आप इंट्रो दे रहे हैं, उसके बाद आप अपने ऑप्शंस को पकड़ रहे हैं, डैश करके स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रो और कॉन्स दोनों लिखिए। ओके, उसके सकारात्मक परिणाम भी लिखिए, पॉजिटिव भी लिखिए, और उसमें क्या नेगेटिव चीज़ें हो सकती है, नकारात्मक क्या परिणाम हो सकते हैं उस ऑप्शन के साथ जाके वो दोनों ही चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन करके दे दीजिए। क्योंकि आप सिविल सेवक हैं तो आपके अंदर एटलीस्ट इतनी काबिलियत तो होनी ही चाहिए स्टूडेंट्स। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, पहला ऑप्शन हमें दे रखा है कि आप इसके बारे में सोचना छोड़ देंगे क्योंकि यह बॉस का व्यक्तिगत मामला है। अब देखिए ठीक है, अब डैश करके हम लिखेंगे इसके बारे में क्योंकि हमें दिया है। अब पहले आप लिखेंगे ठीक है, मैं इसके बारे में सोचना छोड़ दूंगा क्योंकि ये मेरे बॉस का व्यक्तिगत मामला है और मेरे और उसके बहुत अच्छे संबंध हैं। अगर मैं इसके बारे में ज़्यादा बात करता हूँ तो हमारे आपसी संबंध भी खराब होंगे, जिससे हमारे जो विभागीय कार्य हैं उस पर भी इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ओके, ये क्या है, इसका एक पॉजिटिव चीज़ हो गई कि आप इस ऑप्शन के पास गए तो पॉजिटिव चीज़ ये हो गई कि आपका जो सकारात्मक परिणाम है वो ये है कि आपके और आपके जो बॉस हैं, आपके
और जो आपके बॉस हैं, ठीक है, आप इस बारे में छोड़ देंगे। अदरवाइज आपके जो संबंध हैं वो कैसे हो जाएंगे स्टूडेंट, संबंध आपके खराब होंगे, जिसका परिणाम क्या होगा कि आपके विभागीय कार्यों में भी इसका परिणाम पड़ेगा। आप उनसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, वो आपसे बात करना नहीं पसंद करेंगे, क्या होगा, कार्य नहीं हो पाएंगे ऑफिशियली। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव चीज हो गई इसकी कि ठीक है, मैं इस बारे में उनका व्यक्तिगत मामला है, मैं इस बारे में उनसे कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसका हमारा सकारात्मक परिणाम भी है कि ये हमारे क्या करेगा, नहीं तो ये हमारे विभागीय कार्य में हमारे संबंध खराब होंगे, इससे विभागीय कार्य होंगे, शासन के कार्य नहीं हो पाएंगे। दैट्स इट। ओके, ये हमारे सकारात्मक परिणाम होंगे। अब देखिए, ठीक है, मैं इससे बात नहीं करूंगा, तो इसके नकारात्मक परिणाम भी होंगे, निगेटिव भी तो होगा इसमें। क्या निगेटिव होगा, पहला निगेटिव तो ये होगा कि आपने क्या किया, उस महिला को इग्नोर कर दिया। आपने एक महिला की रोने की आवाज़ सुनी, आपने उसकी चीख पुकार की आवाज़ सुनी, आपने क्या किया, उसके बारे में सोचना छोड़ दिया। आपने यहाँ पे सोचा अपने ऑफिस के बारे में ओनली। ठीक है, आपके अंदर नैतिकता का वो गुण तो नहीं दिखा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके नैतिक मूल्य प्रभावित होंगे। जो आपके नैतिक मूल्य हैं डेफिनेटली वो आपके प्रभावित होंगे। आपको बहुत अच्छा, आपको वो आपके अंतरात्मा आवाज ही देगी कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आपने यहाँ पे क्या किया, आपने उस परिस्थिति को इग्नोर किया ना। मैं पूरा नहीं लिखूंगी स्टूडेंट, मैं समझाती हूँ आपको। आपने क्या किया, उस परिस्थिति को इग्नोर किया, आपने उस महिला को इग्नोर किया, जिससे क्या होगा, वो महिला और भी ज्यादा घरेलू हिंसा के शिकार हो सकती है आगे। उसके साथ कुछ भी हो सकता है आप उसकी हेल्प करते, उसके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते, तो वो वहां से बच जाती, उसकी वो परेशानियां कुछ कम हो जाती। बट आपने नहीं किया, आपने उसे इग्नोर कर दिया। आपने सोचा कि ये उसके बॉस का अपना व्यक्तिगत मामला है, मुझे इससे क्या करना है। तो इस चीज से हो सकता है उस महिला पे नकारात्मक और ज्यादा प्रभाव पड़े, उस पर घरेलू हिंसा और ज्यादा हो। तीसरी चीज क्या होगी इससे, तीसरी चीज ये होगी कि उनके जो बच्चे होंगे, ठीक है, उनके जो बच्चे हैं, आपके बॉस के जो बच्चे हैं, जो भी है, बेटा है या बेटी है, जो भी है, वो डेली ही अपने पापा को देख रहे हैं कि हमारे घर में क्या हो रही है, मारपीट हो रही है। अपने जो हम घर का एक माहौल है वो बहुत बेकार सा माहौल देख रहे हैं वो बच्चे, तो वो क्या करेंगे, भविष्य के लिए हमारे देश के भविष्य के लिए क्या होता है, बच्चों को देखा जाता है, तो बच्चे क्या सीखेंगे यहाँ से, बच्चे आपके यहाँ से सीखेंगे नकारात्मक चीजें। वो बच्चे भी उसी तरीके से बिहेव करेंगे जब वो अपनी फैमिली में जाएंगे। तो अगर एक बेटा अपने पिता को मारपीट करते हुए देख सकता है अपनी माँ के साथ, तो डेफिनेटली वो बेटा आगे जाके अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट करता है। तो ये चीज करके आपको क्या हुआ, ये व्यक्तिगत मामला है उनका, ये छोड़ के क्या हुआ कि आपने आगे वाली आगामी पीढ़ी को भी उसे चीज को सीखने के लिए मजबूर कर दिया। वो डे बाय डे वो चीजें देखेंगे। आपने क्या किया, अब मान लीजिए आपको कोई भी आप ये चीज सोचे कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, तो सोचिए कि अगर आपका जो अधिकारी है, जो आपका बॉस है, उसको महिला सशक्तिकरण से संबंधित किसी मुद्दे पे या किसी नीति पे निर्माण की बात की जाएगी, तो क्या वो अच्छे से उस कार्य को कर पाएगा। जो खुद के घर में रह रही महिला का आदर नहीं करता है, जो व्यक्ति जो खुद एक घर में रहते हुए महिला को घरेलू हिंसा में संलिप्त करता है, घरेलू हिंसा उसके साथ करता है, मारपीट करता है, तो क्या आपको लगता है कि आपका बॉस किसी महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर या किसी महिला सशक्तिकरण के किसी बिंदु पर नीति निर्माण की कोई बात कर सकता है? क्या वो नीति निर्माण कर सकता है इस चीजों के लिए? तो ये सारी ही क्या है, इसके साथ ही साथ देखिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें नकारात्मक प्रभाव डालेंगी। कि अगर आपने सोच लिया है कि ये ठीक है, ये सोचना छोड़ देते हैं कि ये क्या है, ये मेरे बॉस का व्यक्तिगत मामला है। आई होप आपको पहला वाला पॉइंट तो बहुत आसानी से क्लियर हो चुका होगा कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आपने 4 पॉइंट देख लिए। आप देखिए एक और पॉइंट इसमें और हो सकता है कि आपके साथ साथ आपके भी जो सहकर्मी महिलाएं हैं उन पे भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उनको पता लग जाएगा, उन सभी को ये पता लग गया कि हमारा बॉस तो हमारा बॉस घर पे ऐसा है, महिला की कोई इज्जत नहीं करता है, कोई आदर नहीं करता है, इस तरीके से उसका एक कैरेक्टर है। तो अन्य जो महिलाएं हैं उस ऑफिस में जो कार्यरत हैं उनको भी थोड़ा सा एक
लगेगा, एक लो फील उनको भी आएगा, कोई कार्य के प्रति उन्हें हेजिटेट रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं इसके निगेटिव एक इसके परिणाम हो सकते हैं, नकारात्मक इसके प्रभाव हो सकते हैं। वेल आप ये सोचें कि ये मेरे बॉस का व्यक्तिगत मामला है, ओके। तो फर्स्ट आपको बहुत इजीली क्लियर हो चुका होगा, बहुत ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन करके यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी है। इतना ज़्यादा मैं आपको इसलिए ही समझा रही हूँ स्टूडेंट, क्योंकि आज ये पहला लेक्चर है केस स्टडी से। जितना आगे हम बढ़ते जाएंगे उतना धीरे धीरे ही आपको इजीली समझते हुए आ जाएंगी सारी चीज़ें। अब देखिए सेकंड है आपका, सेकंड क्या है, उपयुक्त प्राधिकारी को मामले को प्रेषित करेंगे। अब अगर ऐसा आ जाता है कि आपको क्या करना है, उपयुक्त प्राधिकारी को मामले को प्रेषित कर देना है, तो यहां से स्टूडेंट आप क्या करेंगे, अगर आप प्राधिकारी को मामले को प्रेषित करेंगे तो प्राधिकारी अच्छी तरीके से क्या करेंगे, मुद्दे की छानबीन करेंगे, पीड़िता को कार्यवाही प्रदान करेंगे, है ना, ये सारी चीजें होंगी। बट अब आप जब ये वाला करेंगे, जब आप लिखेंगे कि उपयुक्त प्राधिकारी को मामले को प्रेषित करेंगे, जब आप डैश करके लिखेंगे तो आप डैश करके इसके भी पॉजिटिव चीजें लिखेंगे कि इससे पॉजिटिव क्या होगा, और आप डैश करके इससे भी लिखेंगे कि इससे आपका निगेटिव क्या होगा। ठीक है, आपने देख लिया। ओके, आपने देख लिया। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट आपका पॉइंट हो गया क्लियर। आपको सेकंड में क्या करना है, आपको सेकंड में लिखना है कि आप उपयुक्त प्राधिकारी को मामले को प्रेषित करेंगे। ठीक हो गया, आपने सुना उस महिला के बारे में, आपने हेल्प करने की कोशिश करी। अब आपने सोचा कि ठीक है मुझे इस मामले को उच्च प्राधिकारियों से डिस्कस करना है, आपने एक लेटर लिख डाला है, भेज दिया है ऊपर। अब पॉजिटिव चीजें क्या होंगी इसके लिए, देखिए पॉजिटिव चीजें इसके लिए होंगी, ये उपयुक्त जो प्राधिकारी होंगे आपके बॉस से भी उच्च स्तर के जो अधिकारी होंगे वो क्या करेंगे, मामले की छानबीन करेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, मामले की क्या करेंगे, छानबीन करेंगे, पीड़िता को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे, भले ही वो उसकी महिला हो, सॉरी भले ही वो उसकी वाइफ हो, बट एक वो महिला है। और जहाँ पे बात होती है महिला सशक्तिकरण की, आपको पता ही है कि हमारी भारत सरकार, हमारी राज्य सरकार महिलाओं को लेके और बच्चों को लेके कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है। उनके लिए डे बाय डे नीति निर्माण होते हैं, योजनाओं का निर्माण किया जाता है, एक सारी ही चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि महिला सशक्तिकरण को, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले। आपने देखा होगा यूपीएससी में, यूकेपीएससी में, यूपीपीसीएस में कई बार ऐसे में आपको महिलाओं की स्थिति के बारे में लिखने को मिल जाता है। इसीलिए आपको दिया जाता है क्योंकि महिलाएं क्या है, भारत के निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा रोल क्या करती है, निभाती है। ऐसा कहा भी जाता है स्टूडेंट कि अगर आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, परंतु अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आगामी आप कई लोगों को शिक्षित ऑलरेडी कर देते हैं। आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक आने वाली पीढ़ी को शिक्षित कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, मामले की छानबीन होगी, पीड़िता को न्याय मिलेगा और यहाँ पे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। समझ गए होंगे आप, ये क्या है सारी चीजें पॉजिटिव है, सकारात्मक है इसके बारे में कि अगर आपने लिख दिया है मामले को उच्च अधिकारियों के पास भेज दिया गया है तो साथ ही साथ आपके उच्च अधिकारी को इसमें डांट भी पड़ेगी। ओके, वो आपका किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। अब देखिए आपके पॉजिटिव चीजें हो गई, मामले की छानबीन हो गई, पीड़िता को न्याय मिल गया, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल गया क्योंकि उस महिला को न्याय दिया गया है वहां पे। अब इसके बुरे प्रभाव क्या होंगे, अब इसके देखिए नेगेटिव परिणाम क्या होंगे। इसमें नेगेटिव ये होगा कि आपके बॉस को पता लग जाएगा, डेफिनेटली आपने लिख दिया है लेटर, आपके बॉस को सबसे पहले ये बात पता लगेगी क्योंकि उच्चाधिकारी उस चीज की छानबीन करेंगे, लेटर निकलेंगे उस चीज के लिए, बात आगे जाएगी तो आपके बॉस को पता लग जाएगा कि ये सारी चीजें मेरे अधीनस्थ ने कर दी हैं। तो डेफिनेटली आपके बॉस का आपके साथ क्या होगा, व्यवहार खराब हो जाएगा, आपके बॉस को इस चीज के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपके संबंध तो खराब ही होंगे। इसके आपके विभाग के लिए अगर आप देखिए आपने विभाग के किसी अधिकारी के लिए कुछ लिख रहे हैं उच्च अधिकारियों के पास, तो ये क्या करेगा, आपके विभाग की प्रतिष्ठा को भी खराब करेगा। एक बहुत बड़ा पॉइंट है ये कि अगर आप अपने विभाग के अधिकारी के लिए कुछ लिख रहे हैं तो आपके विभाग की प्रतिष्ठा भी तो खराब हो ही रही है साथ ही साथ में।
देखिए हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि आपके विभाग का कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी खराब है, आप वो ऊपर जा रहे हैं, उसमें जांच हो रही है, निर्णय आ रहा है, मामला हाईलाइट हो रहा है, मीडिया में जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो विभाग है, कोई भी आप जिस भी आप डिपार्टमेंट में हैं, आपके विभाग की प्रतिष्ठा में वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सब लोग देखेंगे कि हाँ फलाने विभाग का एक कर्मचारी इस तरीके का कार्य करता है। जब वो अपने घर में अपनी महिला की इज्जत नहीं करता है, तो क्या वहाँ पे काम करने वाली जो महिलाएं हैं या आगामी वो अगर कोई जनता के लिए वो कोई कार्य करते हैं, जनता की महिला वहाँ पे जाती है किसी कार्य को लेके, तो क्या वो उनकी बात सुनेंगे जब वो अपने घर पे ही ऐसा कर रहे हैं? तो है ना, तो आपकी विभाग की प्रतिष्ठा खराब हो रही है, आपके संबंध विच्छेद होंगे। तो कई तरीके की चीजें हैं, संबंध क्या होंगे इसमें, विच्छेद होंगे आपके बॉस के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला ऑप्शन। अब देखिए थर्ड वाला ऑप्शन है स्थिति के बारे में आपका स्वयं का नवप्रवर्तनकारी दृष्टिकोण। ये सबसे अच्छा पॉइंट आपको यहाँ पे मिला है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव नहीं लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, आपका स्वयं का दृष्टिकोण लिखना है। अब आप देखें कि आप क्या सोच रहे हैं इस कंडीशन के बारे में। तो पहला आपको पॉइंट मिला, आपने उसके पॉजिटिव चीज़ें बता दी, नेगेटिव चीज़ें बता दी। दूसरा आप ऑप्शन गए, आपने उसके पॉजिटिव चीज़ें बता दी, नेगेटिव चीज़ें बता दी। थर्ड आप ऑप्शन पे गए हैं, तो आपको मिला है कि आपका स्वयं का दृष्टिकोण, आप क्या करेंगे। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं। अब आप देखिए, आप एक अच्छे इंसान होने के नाते आपके अंदर एक नैतिकता का गुण है, आपके अंदर आपके अंतःकरण की आवाज़ आ रही है, आपके मूल्य अच्छे, आपकी इंटीग्रिटी अच्छी है, आपकी आत्मा अच्छी है, आप किसी की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, आप अपने संबंध भी अच्छा रखना चाहते हैं, बट आप साथ ही साथ उस महिला की भी मदद करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप बात करेंगे, सबसे पहले आप बात करेंगे अपने बॉस से और बॉस की पत्नी से, दोनों से ही आप बात करेंगे और आप भी उनके साथ में होंगे, वहाँ पे आप होंगे यहाँ पे। ठीक है, आप बॉस से बात करेंगे, आप अपनी पत्नी से बात करेंगे, दोनों को ही समझाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा आप बॉस को समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गलत आपका कौन है, बॉस है। आप समझाएंगे, आपका बॉस समझ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या करेंगे, आप महिला की मदद करेंगे। महिला की आप मदद कैसे करेंगे, महिला की मदद करेंगे आप महिला को शिक्षित करके। महिला अगर आपकी शिक्षित कम है, इसमें लिखा है साफ साफ कि महिला क्या है, शिक्षित कम है, सीधी महिला है, सरल स्वभाव की महिला है, तो आप उसे अन्य जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। वहाँ पे आपको वहाँ पे शिक्षा तो नहीं देनी है उसे, क्योंकि वो आप पढ़ाएंगे थोड़ी उसे वहाँ पे जाके। आपको क्या करना है, महिला को विभागीय जानकारी देनी है जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, जो महिलाओं के लिए सरकार कर रही है, उसके बारे में आपको क्या करनी है, जानकारी उससे शेयर करनी है, उस महिला से शेयर करनी है कि आप ये चीज़ें करिए, आपको क्या होगा, आपको वहाँ पे फायदा मिलेगा। वो घरेलू हिंसा को कम करने में आपको कुछ जानकारी ऐसी देनी है जिससे घरेलू हिंसा जो वो महिला करे और उसे घरेलू हिंसा कम करने पे क्या हो, वहाँ पे उसे मदद मिल सके। आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आप उसे समझाएंगे कि कई तरीके से वो अगर देखिए अपने पति से बात करे, अगर पति समझता है तो अच्छी बात है, नहीं समझता है तो फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन भी है, एक तलाक का ऑप्शन है। ओके, अगर कोई महिला, अगर उस महिला के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, दिन प्रतिदिन मारपीट हो रही है, तो फिर उसे अलग हो जाना चाहिए अपने पति से। फिर सेकंड ऑप्शन उसके पास यही बचता है कि डाइवोर्स का, वो डाइवोर्स के लिए अपील करे। आप उसे ये राय देंगे, इसी राय के साथ ही साथ उसे आप ये भी बताएंगे कि आप किस तरीके से एक शिक्षित हो सकती हैं, व्यवसायिक आप प्रशिक्षण ले सकती हैं, जिससे आप अपनी जीविका का निर्वहन अकेले कर सकें। बच्चे हैं तो आप उनसे अपने पति से मुआवजे की मांग कर सकती हैं, जिससे आपके बच्चे भी अच्छे से पढ़ लिख सकें। आपको देखिए, आप अपने पर अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, आप उसे डे बाय डे अगर आप उसे सहन कर रहे हैं, तो सामने वाला और ज़्यादा अत्याचार आप पे करेगा। वो अत्याचार आप पे कम करना बंद तो नहीं करेगा, लेकिन साथ ही साथ जो भी आपके छोटे बच्चे हैं वो बचपन से ही वो सारी चीज़ें देखते हैं, आगे चलकर वो भी उनके माइंड में बैठ जाता है। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ अगर वो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आगे जाके वो भी वैसे कार्य कर सकते हैं। तो आपको खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए खुद ही लड़ना है, खुद ही वहाँ पे उस महिला को आपको यही चीज़ समझानी है और आप उसे अच्छे से समझा देंगे। वहाँ पे आप देखिए, कर्मचारी के तरीके से ना जाके मिलते हुए एक सरल इंसान के रूप में जाएंगे, एक साधारण इंसान बन के बात करेंगे। कोई आप अपना डेमो नहीं देंगे, कोई आप कुछ अपना परिचय ना देके कि मैं ये हूँ या मैं यहाँ पे कार्य करता हूँ। बस उस महिला से उसकी
जो संवेदना है वो महिला व्यक्त करेगी, आप उसके बारे में उसे बताएंगे, आप मामले को सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। नहीं होता है तो फिर आप उसे एक राय देंगे। समाधान करने का यही राय है कि वो महिला तलाक ले सकती है, अपने पति से अलग हो सकती है, व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती है, अपनी जीविका खुद चला सकती है, आत्मनिर्भर रह सकती है और अपने बच्चों का अच्छे से पालन खुद से कर सकती है, अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सकती है और मुआवजे के लिए अपने पति से मांग भी कर सकती है अगर वो कुछ नहीं कर पाती है तो ये सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट। यही केस स्टडी है स्टूडेंट कि हर तरीके से आपको सोचना है, ठीक है, हर तरीके से सोचना है। कहीं पे स्टाफ की बात होती है, कहीं पे कोई सोशल चीज़ें होती हैं, कहीं पे महिलाओं का मुद्दा होता है, कहीं पे सीनियर सिटीजन्स की बात आ जाती है, कहीं पे बच्चों को लेके बात होती है, कहीं पे खराब शिक्षा की बात होती है। तो सभी चीज़ों को, आप एक लोक सेवक हैं या आप कहीं कर्मचारी हैं, सभी चीज़ों को देखते हुए आपके अंदर ठीक है, आप रूल्स देख रहे हैं तो आपके अंदर, लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर एथिक्स का भी एक गुण होना चाहिए, नैतिकता का गुण होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है, जैसा कि हमने आज की केस स्टडी में देखा। तो केस स्टडी में जब भी आपको क्या करना है स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन देना है और इंट्रोडक्शन के साथ ही साथ आपको जो ऑप्शन दिए हैं उनको अटेम्प्ट करना है और उनके प्रो और कॉन्स दोनों को ही डिस्कस करना है। अगर कहीं पे आपको 250 वर्ड्स में अपना खुद का नज़रिया प्रदर्शित करने को आता है तो क्या करना है, आपको वहाँ पे हर तरीके के एक्सपेक्ट्स जो दिखते हैं कंडीशन को लेते हुए वो करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए ज़रूर और फिर से मिलेंगे स्टूडेंट एक नई केस स्टडी में। आई होप आपके आज के लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। खुद से कुछ केस स्टडी की प्रैक्टिस आप लोग भी कर लीजिए और आगे भी मैं आपसे कई लेक्चर केस स्टडी की डिस्कस करूँगी। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।